हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है या फिर हाइड्रोजन निकल जाती है तो बोलेंगे उसको उपचयन, और जबकि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको बोलेंगे हम अपचयन। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए और मैंने आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर नोट्स दे रखे हैं। आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रट्टे से बाहर निकलना, गाइड वगैरह बाद में उठाइएगा, पहले मेरे वाले थ्योरी कर लीजिएगा। इस थ्योरी को अगर आप कर लेंगे पेपर के अंदर आपके फुल मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है। बुक की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है गाइड की, आप चाह कर भी उसको याद नहीं कर पाएंगे, और याद कर भी लेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो साफ़ हो जानी है। तो आप मेरे वाला मैटर कीजिए, और अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से लिख दीजिए, आपको बिल्कुल पक जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे टॉपिक आता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा, जब मान लो दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा निकलती है उत्पाद की तरफ, उत्पाद बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, और अगर बर्तन को टच करोगे आप तो आपको गर्म महसूस होएगा, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होने से क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी, तापमान बढ़ेगा। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है, मतलब दो पदार्थ आपस में अगर अभिक्रिया करेंगे ना, अभिक्रिया ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी, मतलब ऊष्मा ग्रहण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माशोषी एंड ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी माने ऊष्मा जिसमें निकले, दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो और ऊष्मा निकले, हीट निकले, उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको दो पदार्थों के बीच में अभिक्रिया अगर करानी है ना, तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी का है हालांकि ये। देखिए, ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर चूना। ठीक है, चूना लो और चूने के ऊपर जो है पानी मिला दो। चूने के अंदर बर्तन में जैसे पानी मिलाओगे तो चूने और पानी के बीच में अभिक्रिया होगी तो चूने का पानी बनेगा। ठीक है, और तापमान बढ़ जाएगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जब चूने और पानी के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो चूने का पानी बनता है, और चूने और पानी के बीच में अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे चूने का पानी का तापमान बढ़ जाता है। चूने का पानी का तापमान बढ़ जाएगा, और उस बर्तन को अगर आप हाथ से लगा के देखोगे ना तो वो गर्म महसूस होगा आपको। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, देखिए, चूने का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। C बड़ा होगा कैल्शियम का, A छोटा होगा, ऑक्सीजन का O बड़ा होगा, और पानी H2O। चूना और पानी जब अभिक्रिया हुई बनेगा CaOH ट्वाइस। ट्वाइस बोलते हैं इसको, ट्वाइस मतलब OH के दो हैं परमाणु, CaOH ट्वाइस। या चूने का पानी प्लस ऊष्मा निकलती है तो इस साइड लगाओगे, और अगर आपको देनी पड़ती है तो इस साइड ऊष्मा लिखोगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी के अंदर ऊष्मा निकलती है ना, तो प्रोडक्ट वाली साइड, उत्पाद वाली साइड ऊष्मा लिखोगे आप। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। फिर आता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण मैंने एक किस्म से नष्ट होना, खत्म होना। किसी भी धातु की ऊपरी सतह का हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी की वजह से क्या हो जाना? वो धीरे धीरे खत्म हो जाना, उसको बोलेंगे हम संक्षारण। किसी भी धातु, कोई भी धातु है, लोहा है, तांबा है, ठीक है, एल्यूमिनियम है जैसे, ठीक है, कोई भी धातु का, किसी भी धातु की ऊपरी सतह का हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे कि लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे को जंग लगता है ना, देखिए लोहे का फॉर्मूला होता है Fe, आयरन, और ऑक्सीजन होती है हवा में, और पानी भी होता है H2O हवा में, और X लिख रखा है मैंने पानी के पहले। X का मतलब X का नंबर 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब पानी के जो अणु है ना, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 कुछ, वो निर्भर करेगा कि पानी के अंदर नमी कितनी है, उसके हवा के अंदर नमी कितनी है। ठीक है, तो लोहा ऑक्सीजन हवा से मिलेगी,
नमी भी जो हवा से मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, जब इनके बीच में अभिक्रिया होगी तो बनेगा Fe2O3 XS2O, डॉट लगा रखा है मैंने, डॉट का मतलब ये गुणा हो रहा है इसके साथ, Fe2O3 डॉट XS2O, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड, पानी को बोलेंगे हाइड्रेटेड, और Fe2O3 को बोलेंगे आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, मतलब ऐसा आयरन ऑक्साइड जिसमें पानी हो, या इसको बोलते इकट्ठे को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोल लो या जंग बोलो, ये जंग का फॉर्मूला है, जंग का ये सूत्र है, ठीक है। तो जब लोहे को हवा में खुला रख दिया जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी इसकी सतह पर अभिक्रिया करते हैं। देखा ना, लोहे को खुला छोड़ देते हैं, उसकी सतह पे जंग लग जाता है, तो उसकी सतह पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड और आयरन ऑक्साइड या जंग बना देती है, ठीक है। और यह जंग लोहे को धीरे धीरे खा जाता है, वो बढ़ता जाता है जंग, ठीक है, और इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो ये था संक्षारण क्या होता है और लोहे का जंग लगना। देखिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं मैं आपको, और मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा। इमेजिन करते रहना, कल्पना कीजिए, कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करिए दिमाग के अंदर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस XS2O Fe2O3 XS2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या जंग बनेगा। ऐसे वो जंग की परत लोहे की सतह पर जम जाएगी और वो धीरे धीरे लोहे को खा जाएगी, इसको बोलेंगे लोहे का जंग लगना, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है लेसन का, पार्ट का, विकृत गंधिता। विकृत माने बढ़ जाना, गंध माने स्मेल। देखिए जो तेल वाला तला हुआ जैसे खाना है, फैट वाला वसा वाला जो खाना है, अगर आप हवा में खुले छोड़ देंगे तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, उसका ऑक्सीकरण कर देगी, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उस तैलीय भोजन के साथ, तेल वाले भोजन के साथ, और उसकी स्मेल को और टेस्ट को बिगाड़ देगी। इस प्रक्रिया को बोलेंगे विकृत गंधिता, गंध का बिगड़ जाना। तैलीय या वसायुक्त भोजन मतलब फैट वाला भोजन, जैसे घी वाला जो भोजन है या तेल वाला जो भोजन है, खाना है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से उपचयन पता है ना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उपचयन करके खराब हो जाना, ठीक है। तैलीय या वसायुक्त भोजन का हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण करके खराब हो जाना, गंध का बिगड़ जाना बोलेंगे विकृत गंधिता, ठीक है। तो यह तैलीय या वसायुक्त भोजन के पता कैसे चलेगा, तैलीय या वसायुक्त भोजन के बिगड़े हुए स्वाद, उसका टेस्ट बदल जाएगा और उसकी जो स्मेल बदबू आने लग जाएगी उसमें से, ऑयली फूड में से, तेल वाले खाने में से, ठीक है। जब तैलीय या वसायुक्त भोजन को हवा में खुला रख दिया जाता है, जब अगर आप कोई तली हुई चीज को जैसे या तेल वाले कोई चीज को हवा में खुला रख दोगे तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है तैलीय भोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन करेगी, ठीक है, और भोजन के स्वाद और गंध को बिगाड़ देगी। तो ये क्या है, विकृत गंधिता का कारण है। क्या कारण है, ऑक्सीकरण, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। आप पढ़ेंगे विकृत गंधिता को रोके कैसे। देखिए ऑक्सीजन की वजह से होता है, काफी तरीके हैं। देखिए तैलीय भोजन को सबसे पहले वायुरोधी पैकेट में पैक रख दो, मतलब ऐसे पैकेट में रख दो जिसमें हवा ही ना जाए, हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन में विकृत गंधिता नहीं होगी। हवा की अनुपस्थिति में जब हवा नहीं होती तो तैलीय भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, क्योंकि हवा में ही ऑक्सीजन होती है। इसलिए तैलीय भोजन को वायुरोधी मतलब एयर टाइट पैकेट में रखकर हम इसे खराब होने से बचा सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि हवा ही ना घुसने दो, ऐसे पैकेट में पैक कर दो, हवा ना जाए। दूसरा तरीका ये है कि तैलीय भोजन को नाइट्रोजन युक्त पैकेट में रखकर, आपने देखा होगा चिप्स के अंदर जो है हवा होती है वो हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस चिप्स के चारों ओर होगी तो वो क्या होगी, हवा तो निकल गई, नाइट्रोजन गैस वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो अभिक्रिया नहीं करेगी तैलीय भोजन के साथ, तो वो नाइट्रोजन गैस इस तरह तैलीय भोजन को विकृत गंधिता से बचाती है। तो चिप्स वगैरह के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, यह तैलीय भोजन के ऑक्सीकरण को रोकती है, ठीक है। यही कारण है कि चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। तीसरा तरीका, तैलीय भोजन को प्रकाश से दूर रखो। अगर प्रकाश मिलेगा ना, लाइट मिलेगी, तो लाइट से ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया ना तेज हो जाती है,
तैलीय भोजन की। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में तैलीय भोजन के ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, या तो होगा तो बिल्कुल ही धीरे होगा। तो तैलीय भोजन को हम प्रकाश से दूर रख के, लाइट वगैरह से दूर रखो तेल वाले खाने को, तो हम इसे ऑक्सीकरण से बचा सकते हैं, मतलब विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है, चौथा है पॉइंट, तैलीय भोजन को कम तापमान पे रखकर, अगर तैलीय भोजन का तापमान अगर कम कर दोगे ना, जैसे फ्रिज वगैरह के अंदर रख दोगे, तो क्या होगा, कम तापमान पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी होगी, रुकेगी नहीं, धीमी हो जाएगी। तो इसलिए तैलीय भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी हम विकृत गंधिता से इसे बचा सकते हैं, इसके स्वाद को बिगड़ने से बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, तैलीय भोजन में प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं। कौन से? प्रति माने उल्टा, ऑक्सीकरण को रोकने वाले, जैसे कि BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बी से बन गया ब्यूटाइलेटेड, H से हाइड्रोक्सी, A से एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ये ध्यान रख लेना, नाम, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ऐसे केमिकल हैं, ऐसे रसायन हैं जो कि तैलीय भोजन के ऑक्सीकरण को रोकते हैं। अगर आप तेल वाला कोई खाना है, कोई तला हुआ खाना, उसके अंदर अगर ये BHA और BHT डाल दोगे तो ये क्या करेंगे, तैलीय भोजन के ऑक्सीकरण को रोकेंगे, विकृत गंधिता होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा विकृत गंधिता और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। एयर टाइट पैकेट में डालो, नाइट्रोजन गैस में पैक कर दो। ठीक है, कम तापमान पे रखो और कम लाइट से दूर रखो, और प्रति ऑक्सीकारक जो रसायन है या केमिकल है वो ऐड कर दो, ऐसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया बिल्कुल आसान है, उदाहरण दे दिया। संक्षारण क्या होता है, लोहे का जंग लगना, जंग का फॉर्मूला। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, बिल्कुल आसान है। नोट्स मेरे ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, लेकिन आपने एक काम जरूर करना है, दूसरे स्टूडेंट्स को बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाना है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिले, सभी को विज्ञान अच्छे से समझ में आए, और +1 +2 के अंदर 11वीं 12वीं में जाके वो मेडिकल या नॉन मेडिकल जो है वो सब्जेक्ट ले। ठीक है, तो आपने यही काम करना है, यही बहुत बड़ी बात होगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपने कमेंट में आपने मुझे पूछना है, और लाइक ज़रूर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो फिर हम करेंगे अब आगे जो कुछ बचे हुए पॉइंट्स इस लेसन के, अगर ठीक लगे, या फिर इसके जो प्रश्न उत्तर है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।